उसके बाद हम एक सेशन रखेंगे जिसमें आप लोग क्वेश्चन पूछ लेंगे और मैं उनका आंसर कर दूंगा, ठीक है। अगेन टू मेक श्योर कि हमारा कोर्स जितना जल्दी खत्म हो सके। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 11। चैप्टर 11 इज ऑन कंप्रेसिबल फ्लोज। अगर आप अपनी फ्लूइड मैकेनिक्स 2 को देखें तो पहला हमने पढ़ा नॉन डायमेंशनल जो था बकिंघम पाइप थ्योरम और सिमिलिट्यूड वगैरह, उस पे चैप्टर था। अगला चैप्टर था पाइप या इंटरनल फ्लोज पे। उससे अगला था हमारे पास एक्सटर्नल फ्लोज पे। उसके बाद था ओपन चैनल फ्लोज, ठीक है। और अब हम पढ़ेंगे कंप्रेसिबल फ्लोज। तो हर चैप्टर एक डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लो के लिए डेडिकेटेड है। और क्योंकि अगेन हमारे पास फ्लूइड इक्वेशंस इतनी कॉम्प्लेक्स है कि हम हर चीज कंसिडर नहीं कर सकते फॉर एवरी फ्लो। तो इसलिए हर फ्लो के लिए हमने डिफरेंट चैप्टर देखा और उसमें हमने देखा कि हर फ्लो को हम किस तरह सिंप्लीफाई करते हैं, मेनली एनालिटिकली या एम्पिरिकल कांस्टेंट्स बेस्ड। नाउअडेज अगर हम कोई भी स्टडी करना चाहेंगे तो वो इतनी कॉम्प्लेक्स होगी कि वो न्यूमेरिकली या सीएफडी कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स बेस्ड होगी, एनालिटिकली नहीं होगी। बट क्योंकि सीएफडी में हम इतनी अप्रोक्सीमेशन ले रहे होते हैं, कंप्यूटर को हम जो एक फॉर्म देते हैं ना नेवियर स्टोक की, वो बड़ी अप्रोक्सीमेटेड फॉर्म होती है, वो एनालिटिकल फॉर्म नहीं होती। ये न्यूमेरिकल सॉल्यूशन में खास आपने वैसे पढ़ भी लिया मैथ्स में, यू नो कि उसमें काफी अप्रोक्सीमेशंस होती है, उसमें काफी एरर्स आ जाते हैं। तो जब भी हम सीएफडी करते हैं तो अपने रिजल्ट को पहले हम वैलिडेट करते हैं, उसके लिए हमें एक्सपेरिमेंटल या एनालिटिकल रिजल्ट चाहिए होते हैं। तो मेन इनकी जो सिग्निफिकेंस वो ये है। और दूसरा हम ये समझना चाह रहे हैं कि किस फ्लो फिनोमिना में क्या चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमारा मकसद ये होता है। प्रैक्टिकली हम करते हैं सीएफडी, पर ये सारी बैकग्राउंड नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम सीएफडी के रिजल्ट्स देखते हैं, क्योंकि सीएफडी के रिजल्ट्स उतने ही अच्छे हैं जितना सीएफडी करने वाला है अच्छा, और उस रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करने वाला जितना अच्छा है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर 11। चैप्टर 11 के स्टार्ट में बिल्कुल ही कोई कुछ नहीं बोल रहा, आवाज तो आ रही है ना सबको? यस सर। हाँ जी सर, आवाज आ रही है। ठीक है, ठीक है। जो मीम्स भेजते हैं वही बोल रहे हैं सबसे पहले। कंप्रेसिबल फ्लो, व्हेन कंप्रेसिबिलिटी इज इंपॉर्टेंट, हमारे पास जनरली दो केसेस होते हैं जो कंप्रेसिबिलिटी को इंड्यूस करते हैं। एक है, और अगेन ये गैसेस की बात ही हम कर रहे हैं, लिक्विड और सॉलिड्स इसमें नहीं आते इस डोमेन में। या तो हमारा प्रेशर फ्लूइड को या गैस को कंप्रेसिबल बनाएगा, या उसकी वेलोसिटी उसमें कंप्रेसिबल इफेक्ट्स इंड्यूस कर सकती है, ठीक है। दो तरीके हैं, सिर्फ प्रेशर नहीं है। हाई स्पीड फ्लोज में भी कंप्रेसिबिलिटी जो हमें पता भी है, मार्क नंबर के थ्रू हम जो देखते हैं, वो भी एक तरीका है चीज को कंप्रेसिबल बिहेवियर देने का। फ्लो एग्जांपल्स वी हैव फ्लो इनसाइड जेट इंजन्स। आपके पास गैस टर्बाइंस जो है, जो आपने थर्मो में पढ़ी है, वो चाहे पावर प्रोडक्शन एंड पे हो चाहे जेट इंजन के अंदर हो, उसमें जो फ्लोज होते हैं दे आर कंप्रेसिबल फ्लोज, क्योंकि बहुत हाई स्पीड फ्लोज होते हैं। फ्लो अराउंड एयरक्राफ्ट, अगेन जो एयरक्राफ्ट्स हैं उनके अराउंड फ्लो जो होता है वो भी कंप्रेसिबल होता है। ये शॉक वेव बन रही है, शॉक वेव क्या होती है आगे हम ये भी देखेंगे, और ये जहाज के गिरते शॉक वेव बन रही है। फ्लो अराउंड बुलेट्स, ठीक है, कोई भी स्पीड चीज जो हाई स्पीड पे चल रही है उसके लिए उसके अराउंड जो फ्लो दैट इज कंप्रेसिबल। हाई स्पीड कौन सी स्पीड है ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे, इट इज डिटरमिन्ड यूजिंग माक नंबर कि किस स्पीड को हम हाई स्पीड कहेंगे। टेम्परेचर माइट चेंज इन कंप्रेसिबल फ्लो, सो इंटरनल एनर्जी एंथैल्पी इज इंपॉर्टेंट। अभी तक हमने जितने भी एनालिसिस की हैं उसमें जनरली हम जो टेम्परेचर वेरिएशन है उसको हमने डील नहीं किया, और एक्सप्लिसिटली हमने एनर्जी इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर यूज नहीं की। हमने बर्नौली इक्वेशन यूज की है जिसमें जो एनर्जीज हैं वो काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, पर हीट, वर्क। ये हमने फ्लूइड मैकेनिक्स 1 में जब उसकी बात की थी, पंप्स वगैरह की बात की थी, वर्क का थोड़ा तब जिक्र आया था। जब टरबाइन की बात की थी थोड़ा शायद इसका भी जिक्र आ गया था टेम्परेचर का, बट ओवरऑल हमने एनर्जी इक्वेशन यूज नहीं की, क्योंकि कंप्रेसिबल फ्लो में टेम्परेचर चेंज भी हो सकता है। तो इसलिए इसमें जनरली इसमें हम एनर्जी इक्वेशन भी सॉल्व करते हैं,
ठीक है, आपको याद होगा कि जब हमारे पास नॉर्मल इनकम्प्रेसिबल सिचुएशन में 4 अननोन्स होते हैं, u v w वेलोसिटीज और p प्रेशर, 4 अननोन्स हैं, तो हमारे पास 4 इक्वेशंस हैं, x y z मोमेंटम इक्वेशन और कंटिन्यूटी इक्वेशन, 4 अननोन 4 इक्वेशन। बट जब कंप्रेसिबिलिटी आती है तो हमारे पास एक और अननोन आ जाता है विच इज डेंसिटी, तो हमें एक और इक्वेशन भी चाहिए, दैट इक्वेशन इज एनर्जी इक्वेशन। Compressible flows can be very counterintuitive. For example, fluid acceleration because of friction. Friction की वजह से fluid accelerate कर रहा है. Fluid deceleration in a converging duct, जिसे हम nozzle कहते हैं. एक ऐसी duct है जिसका size कम हो रहा है. उसमें fluid वैसे हमें intuitively हमें ये समझ आती है कि fluid को accelerate करना चाहिए अगर मैं duct का area कम करूँ या pipe का area कम करूँ. But compressible flows में fluid can decelerate in a converging duct as well. Fluid temperature decreases with heating, ठीक है. इसके अलावा fluid temperature can increase while expanding. तो मल्टीपल तरह के फिनोमिना हैं जो कि इनकम्प्रेसिबल फ्लो में नहीं आते, और क्योंकि हम एक जनरल इनकम्प्रेसिबल फ्लोज देखते हैं अपने आसपास, तो हमारा माइंड जो है इनकम्प्रेसिबल फ्लो फिजिक्स को ज्यादा इनहेरिट लेता है. यार माइक्स काइंडली ऑफ कर दो हारून तारिक, ठीक है. तो एंड फाइनली एब्रप्ट चेंजिंग ऑफ वैल्यूज लाइक शॉक वेव्स हमें मिलती हैं कंप्रेसिबल फ्लोज में. तो इस तरह के कुछ फिनोमिना है विच आर एक्सक्लूसिव टू कंप्रेसिबल फ्लो. सो इट इज इम्पोर्टेंट कि हम कंप्रेसिबल फ्लो को समझें, उसकी फिजिक्स को समझें, और जहाँ रिक्वायर्ड है वहाँ पे हम कंप्रेसिबल फ्लो इक्वेशंस ही यूज करें. जहाँ नहीं रिक्वायर्ड हम वहाँ नहीं करेंगे, क्योंकि कंप्रेसिबल फ्लोज आर मोर डिफिकल्ट टू एनालाइज. ठीक है. ओवरऑल हम किसी भी फ्लो को ना कंप्रेसिबल एज्यूम करके सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इनहेरेंटली आप कह लो कोई भी फ्लो अंदर ही अंदर कंप्रेसिबल है. तो जब हम कंप्रेसिबिलिटी लेके सॉल्व करेंगे तो वो हमें गलत रिजल्ट्स नहीं देगा, बट क्योंकि वो कंप्रेसिबल इफेक्ट्स इतने नेग्लिजिबल होंगे कि जो हम एक्स्ट्रा एफर्ट पुट इन कर रहे हैं वो जाया जा रही है, हम सिचुएशन को ओवर कॉम्प्लेक्स कर रहे हैं. तो इसलिए अगर फ्लो तकरीबन इनकम्प्रेसिबल है तो वी शुड गो फॉर इनकम्प्रेसिबल एनालिसिस टू सेव आवर टाइम एंड एफर्ट. ठीक है. हम किस तरह जज करेंगे ये? अगेन प्रेशर के इसमें मेनली हम जो कंसीडर करेंगे ना वो हम स्पीड बेस्ड करेंगे. तो हम उसी तरह एक मार्क नंबर डिफाइन करते हैं जिसकी बेसिस पर हम डिसाइड करते हैं कि इसमें कंप्रेसिबिलिटी इफेक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं कि नहीं. जब प्रेशर की बात आ जाती है तो प्रेशर में जनरली हम उसमें भी देख लेते हैं कि ओवरऑल डेंसिटी कितनी चेंज होने का चांस है, बट इस केस में हम प्रेशर बेस नहीं करेंगे. ठीक है. हम सिर्फ स्पीड बेस करेंगे जो कि फ्लूइड मैकेनिक्स की डोमेन है. प्रेशर बेस इज मोर रिलेटेड टू थर्मोडायनामिक्स कह सकते हो आप. ये अपनी एनोटेशन काइंडली कोई जिसने लगाई है वो डिलीट चलो है वो. फॉर दिस चैप्टर again we will assume steady one dimensional constant viscosity yani Newtonian fluid, compressible flow and ideal gas follows the same trend as real gases. Ideal gas या overall ये सारा जो analysis हम करेंगे ये हमें exact values तो नहीं देता पर हमें ये understanding दे देता है, ये हमें trends बता देता है कि जब मैं लेट्स से वही बात है मार्क नंबर की अगर हम बात करें तो मार्क नंबर ज्यादा होगा तो फ्लो कंप्रेसिबल बिहेवियर शो करेगा. जितना मार्क नंबर ज्यादा होता जाएगा वो ज्यादा कंप्रेसिबल होता जाएगा. मार्क नंबर 1 पे एक ड्रास्टिक चेंज आएगा कंप्रेसिबिलिटी में. ये अगर मैं एनालिसिस आइडियल फ्लो ये सारी कंडीशंस लेके कर रहा हूँ तो ये एक्चुअल में भी एप्लीकेबल है. वैल्यूज हो सकता है थोड़ी डिफरेंट हो, लेकिन एटलीस्ट जो ट्रेंड्स हैं वो मुझे मिल जाते हैं. ये मुझे आइडिया मिल जाता है कि अच्छा मैंने अगर कोई वेरिएबल चेंज करना है तो मैं वो कौन सा चेंज करूं और उसको मैं ज्यादा करूं या कम करूं. ठीक है. This chapter compressibility due to high speed flow is considered only. हम pressure based compressibility को डिस्कस नहीं करेंगे, हम high speed based compressibility को डिस्कस करेंगे. Ideal gas relations थर्मो आप लोगों ने पढ़ी हुई है.
इक्वेशन ऑफ स्टेट आपको पता है PV इक्वल टू nRT होती है, उसकी एक फॉर्म होती है ये R is a specific gas constant, in this case it's not a universal gas constant. R is universal gas constant divided by molar mass of gas. ठीक है, इंटरनल एनर्जी आपको पता है क्या होती है, जितनी भी मोलिकुलर लेवल पे जितनी भी एटम्स, मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, इन सब की काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जीज वगैरह को आप ऐड अप करें, न्यूक्लियर एनर्जी, जितनी भी एनर्जीज हैं सारों को ऐड अप करें तो यू गेट इंटरनल एनर्जी। ठीक है, अब ये सीमिंगली वाटर स्टेशनरी पर हमें पता है इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स है दे आर कांस्टेंटली इन मोशन और हर तरह डिफरेंट टाइप ऑफ पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जीज उनमें हैं, तो आप इन जब एनर्जीज को सम अप करें तो वो इंटरनल एनर्जी है। du is equal to cv delta t for an ideal gas और cv is equal to du by dt, ये सब हमने थर्मो में देखा हुआ है। एंथैल्पी भी यही शायद स्लाइड्स मैंने आप थर्मो 2 हमने इकट्ठी पढ़ी है गैस, बट नहीं ये तो थर्मो 1 के टॉपिक्स हैं। थर्मो 1 हमने इकट्ठी पढ़ी है नहीं? यस सर, थर्मो 1। हाँ तो थर्मो 1 इकट्ठी पढ़ी है हम लोगों ने। यस सर, हम फर्स्ट सेमेस्टर ये के सर आप साथ ही पढ़ी है। हाँ तो ये स्लाइड आप लोगों ने देखी हुई है। किसी चीज को बनाने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए दैट इज इंटरनल एनर्जी, उसको किसी जगह प्लेस करने के लिए जो एनर्जी चाहिए दैट इज इंटरनल एनर्जी प्लस PV। हमें एक वर्क करना पड़ता है उस जगह में जो, क्योंकि एयर हर जगह है तो जनरली हम इसको एयर से ही रिलेट करते हैं। एयर का एक प्रेशर है, जब हमने एयर को रिप्लेस करना है तो हमने उतना ही प्रेशर लगाना है, तो वो जो वर्क हम करेंगे उस चीज को उधर रखने के लिए, ठीक है, तो वो वर्क है PV। ठीक है, तो ये मजीद वर्क तो एंथैल्पी इस चीज को भी कंसिडरेशन में लेती है कि जब आप एक चीज को मूव कर रहे हो तो आप उसके रास्ते से किसी चीज को डिस्प्लेस कर रहे हो और आपको वर्क करना पड़ रहा है, सो दैट इज एंथैल्पी। ये इक्वेशंस भी आप थर्मो में देख चुके हैं, Cp by Cv is equal to R इस तरह के और Cp by Cv is equal to K इस तरह की, which is specific heat ratio, ये सारे हमने इक्वेशंस थर्मोडायनामिक्स में देखी हुई हैं। एंट्रोपी भी हमने थर्मो में ये डिटेल में डिस्कस की हुई है, व्हाट इज एंट्रोपी और इसकी जो मैथमेटिकल फॉर्म है, दिस इज इट्स मैथमेटिकल फॉर्म। इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी और एंट्रोपी ऑफ एन आइडियल गैस का फंक्शनली क्या डिफरेंस है? इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी किस चीज का फंक्शन है ऑफ एन आइडियल गैस? टेम्परेचर का सर, टेम्परेचर का। सिर्फ टेम्परेचर का। एंट्रोपी किस चीज का फंक्शन है अगर हम दो चीजों की बात करें? सर वॉल्यूम का भी और टेम्परेचर का भी। हाँ कोई से भी दो हो सकते हैं, जिस तरह यहाँ पर जैसे टेम्परेचर डेंसिटी, टेम्परेचर प्रेशर, इसको आप ये भी कह सकते हैं टेम्परेचर वॉल्यूम का फंक्शन है। और यही बात है कि ये सिर्फ टेम्परेचर का एक्सक्लूसिवली फंक्शन नहीं है एंट्रोपी फॉर एन आइडियल गैस, ये टेम्परेचर और एक और वेरिएबल का फंक्शन है। इट कैन बी प्रेशर, डेंसिटी, वॉल्यूम, जो भी आप करते हैं। वॉल्यूम की वजह स्पेसिफिक वॉल्यूम इज बेटर कि वो एक स्टेट वेरिएबल है। आइसेंट्रोपिक प्रोसेस क्या होता है? जिसमें एंट्रोपी कांस्टेंट रहती है। हाँ, एंट्रोपी कांस्टेंट रखने के लिए जनरली कौन सी दो कंडीशंस हम मीट करते हैं? सर आइडियाबैटिक करते हैं सर, और आइसोथर्मल शायद, और आइसोथर्मल नहीं, आइसोथर्मल प्रेशर कांस्टेंट नहीं, और जनरली जो एडियाबैटिक प्रोसेस है उसमें कम ही चांस होता है कि वो आइसोथर्मल हो। एक तो एडियाबैटिक, अच्छा एंट्रोपी चेंज हो, आइसेंट्रोपी का मतलब है कि एंट्रोपी आपने चेंज नहीं होने देनी। एंट्रोपी किन दो चीजों की वजह से चेंज होती है? हीट और टेम्परेचर। हीट, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम। टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से। नहीं ठीक है, वो उसका फंक्शन तो है, लेकिन फिजिकल प्रोसेस जब भी आप हीट ट्रांसफर करते हैं तब एंट्रोपी चेंज होती है, और ये एंट्रोपी इज इक्वल टू एंट्रोपी वर्क और वॉल्यूम का भी। बाउंड्री लेयर ऑसिलेशन। चलो एक, हाँ वर्क, यस वर्क से रिलेटेड एक चीज है। देखो सिस्टम की अगर एंट्रोपी चेंज हो रही है ना, तो उसमें एक चीज है एंट्रोपी ट्रांसफर प्लस एंट्रोपी जनरेशन। एंट्रोपी ट्रांसफर कब होगी? जब भी आपके पास हीट ट्रांसफर हो रही है।
ठीक है, तो आप एंट्रोपी ट्रांसफर करें, और ये अगर एक आइडियल प्रोसेस है उसमें भी एंट्रोपी ट्रांसफर हो सकती है और एंट्रोपी चेंज हो सकती है, पर जो एंट्रोपी जनरेशन है वो सिर्फ एक रियल फिनोमिना में होगी। और ये क्यों होती है? ड्यू टू लॉसेस लाइक फ्रिक्शन एक्सेट्रा। ठीक है, ये एक रियल प्रोसेस है। तो आपके पास आइसेंट्रोपिक प्रोसेस के लिए दोनों चीजें आपने खत्म करनी है। फॉर प्रोसेस टू बी आइसेंट्रोपिक, उसमें वो एडियाबैटिक होना चाहिए ताकि कोई एंट्रोपी ट्रांसफर ना हो, और उसको रिवर्सिबल होना चाहिए, उसको क्या कहेंगे आप, फ्रिक्शन या लॉसेस से पाक होना चाहिए। हाँ, तो ताकि उसमें एंट्रोपी जनरेशन भी ना हो। तो ये दो कंडीशंस आप मीट करेंगे कि हीट ट्रांसफर भी ना हो और एंट्रोपी जनरेशन भी ना हो। For an isentropic process we have this relation: PV K is equal to constant. स्पीड ऑफ साउंड से रिलेटेड अब एक ब्रीफ सी डेरिवेशन है। इसमें हम कंसीडर करेंगे वन डायमेंशनल इनफाइनाइटेसिमली थिन वीक प्रेशर पल्स। व्हाट इज साउंड? साउंड इज सिंपली a pressure pulse in air or in any medium, not in air but generally क्योंकि air medium है तो इसमें जो प्रेशर की वेरिएशन है ना, दैट इज साउंड। ये हमारी वो प्रेशर की एक वेरिएशन है, ये वो प्रेशर पल्स है, और हमारा जो कंट्रोल वॉल्यूम है हमने उसमें वो प्रेशर पल्स के अराउंड एक कंट्रोल वॉल्यूम बना लिया है जो कि प्रेशर पल्स के साथ ही मूव करेगा। अब हमारे पास प्रेशर पल्स राइट टू लेफ्ट जा रही है, हमारे पास अभी स्टेशनरी एयर है तो उसकी वेलोसिटी 0 है। लेट्स उसका प्रेशर इज P एंड डेंसिटी इज रो। अब यहाँ से प्रेशर पल्स गुजर के आ चुकी है, तो यहाँ पे उसने कुछ प्रेशर चेंज कर दिया है, कुछ डेंसिटी चेंज कर दी है और कुछ वेलोसिटी एयर की चेंज कर दी है। ठीक है, ये लेफ्ट पे जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो भी A है और राइट पे भी A है। अगर मैं इसको 3 डायमेंशन में बनाना चाहूँ तो दिस इज एरिया A, जिस पे ये सारा प्रेशर लगेगा। अब ये मैं देख रहा हूँ एज अ स्टेशनरी ऑब्जर्वर, तो मुझे ये सब यूं नजर आएगा कि ये प्रेशर पल्स थ्रू फ्लूइड मूव कर रही है और यहाँ पे फ्लूइड स्टेशनरी है और यहाँ पे वो डेल्टा V उसकी एक वेलोसिटी आ चुकी है क्योंकि प्रेशर पल्स ने उसे डिस्टर्ब किया। अगर फॉर एन ऑब्जर्वर मूविंग विद द कंट्रोल वॉल्यूम, अगर मैं कंट्रोल वॉल्यूम के साथ साथ मूव करूंगा तो मुझे रिलेटिवली मोशन किस तरह नजर आएगा? क्योंकि मैं प्रेशर पल्स के साथ मूव कर रहा हूं तो मुझे लगेगा प्रेशर पल्स इज स्टेशनरी। जो फ्लूइड है, क्योंकि प्रेशर पल्स इस c की स्पीड से, विच इज स्पीड ऑफ साउंड, ये स्पीड ऑफ साउंड से मूव करती है प्रेशर पल्स इन फ्लूइड। बाय डेफिनेशन ये पल्स ही साउंड है। ठीक है, क्योंकि c इस स्पीड से मूव कर रहा है तो अगर मैं इसको स्टेशनरी करूंगा तो मुझे लगेगा कि फ्लूइड उसी स्पीड से मेरी तरफ आ रहा है। सही। एंड सिमिलरली जो ये वाला फ्लूइड है, क्योंकि अब ये फ्लूइड मेरे से दूर जाता जा रहा है और किस स्पीड से जा रहा है? एक तो दिस स्पीड c माइनस जो उसकी अपनी स्पीड है c माइनस डेल्टा V। ऑलराइट, तो अब मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? मैं किस तरह चीजें देख रहा हूँ कि मैं खुद कंट्रोल वॉल्यूम के साथ मूव कर रहा हूँ। अब मुझे इस तरह फील होगा कि मैं स्टेशनरी हूँ, कंट्रोल वॉल्यूम भी स्टेशनरी है, सामने से फ्लूइड उसी तरह स्पीड ऑफ साउंड से मेरी तरफ आ रहा है क्योंकि एक्चुअली मैं स्पीड ऑफ साउंड से फ्लूइड की तरफ जा रहा था। और दिस V इज पॉजिटिव, यानी इसका मतलब ये है कि वो टुवर्ड्स राइट है। जनरली हम इस तरह ही लेते हैं ना, y ऊपर पॉजिटिव और x टुवर्ड्स राइट पॉजिटिव। ये मेरे एक्सेस है। तो अब मुझे ये फील होगा कि क्योंकि ये
इस डायरेक्शन में था, सी इस डायरेक्शन में है, तो उनको हम माइनस करेंगे और नेट इस स्पीड से फ्लूइड मेरे से मुझे फील होगा कि वो दूर जा रहा है। इसको हम क्लियर कर लें, ठीक हो गया। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी हम लगाएं मास फ्लो रेट्स पे, जितना मास एंटर हो रहा है उतना ही मास लीव करेगा। अगेन वी आर अज्यूमिंग अ स्टेडी कंडीशन इनसाइड आवर कंट्रोल वॉल्यूम, ये वहां पे कोई मास इकट्ठा नहीं हो रहा। तो रो AC, ठीक है, m डॉट इज डेंसिटी इनटू v डॉट इज एरिया इनटू स्पीड। तो रो EC इज इक्वल टू रो प्लस डेल्टा रो। ए एरिया तो वही रहा है, जो एरिया क्रॉस सेक्शन यहाँ है वो यहाँ है, और ये कितना हो जाएगा C माइनस डेल्टा V। अगेन एरिया हम कैंसिल आउट कर दें, सम सिंप्लीफिकेशन, एरिया हमने कैंसिल आउट कर दिया, ये रो C हो गया, इन दोनों ब्रैकेट्स को ओपन कर लिया, फिर हमने रो C कैंसिल आउट कर दिए, ठीक है। और हमने फर्दर एक एज्यूम किया, जो डेल्टास है हमें पता है ये बहुत स्मॉल क्वांटिटीज हैं, क्योंकि इट इज अ वीक प्रेशर पल्स, जो साउंड वेव इन जनरल काफी वीक होती है, तो जो प्रेशर और डेंसिटी में चेंजेस आती है ये बहुत कम लाती है। इसी वजह से वी कैन अज्यूम कि जो ये दोनों डेल्टास हैं, डेल्टा मल्टीप्लाई बाय डेल्टा, ये बहुत स्मॉल क्वांटिटी है एज कंपेयर टू दिस और दिस, जिसमें सिर्फ एक डेल्टा है। तो हम इसको निगलेक्ट करके हमारे पास एक इक्वेशन ये आ गई। फिर हम लगाएंगे एक्स मोमेंटम इक्वेशन, क्योंकि वन डायमेंशनल है, और एक्स के अलोंग की हम मोमेंटम इक्वेशन देखें। अगेन चैप्टर 5 which was finite volume analysis, ये मोमेंटम है, मोमेंटम इज रेट ऑफ मोमेंटम चेंज। हम इसमें देखते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑन लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड पे हमारे पास क्या है, अप्लाइड फोर्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज सिंपली वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय m डॉट। m डॉट तो ये है हमारा, इसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने c वेलोसिटी से। मजीद आपको शायद याद होगा कि जो इनलेट होता है उस पे हम माइनस ले लेते हैं चीज को, और आउटलेट पे पॉजिटिव ले लेते हैं। तो इनलेट पे हमने माइनस ले लिया, आउटलेट पे ये पॉजिटिव है, और अगेन आउटलेट पे ये वेलोसिटी है, ये डेंसिटी, ये वेलोसिटी और ये एरिया, ठीक है। सो ये इनलेट पे मोमेंटम प्लस आउटलेट पे मोमेंटम इज इक्वल टू नेट फोर्स टुवर्ड्स राइट हैंड साइड। ये जो ये प्रेशर है ये टुवर्ड्स राइट लग रहा है, ये प्रेशर टुवर्ड्स लेफ्ट लग रहा है, तो हम दिस प्रेशर माइनस दिस प्रेशर करेंगे। ऑलराइट, फर्दरमोर जो ये वेलोसिटी है और जो ये वेलोसिटी है, इसको भी हमने साइन देना है, ठीक है। लेट मी, ठीक है, दो तरह की वेलोसिटीज हैं, एक ये रेड में है और एक ब्लू में है। जो रेड में है इसका साइन, इस वेलोसिटी का साइन इस चीज पे डिपेंड कर रहा है कि ये इनलेट पे है या आउटलेट पे। रेड वाली का साइन नेगेटिव कब होगा, जब वो इनलेट पे होगा, और पॉजिटिव कब जो होगा, जब वो आउटलेट पे होगा। जो ब्लू में सी है वेलोसिटी, ये मास फ्लो रेट वाली वेलोसिटी है, और इसका साइन इस चीज पे बेस कर रहा है कि हमारे एज पर कोऑर्डिनेट एक्सिस ये पॉजिटिव एक्सिस की तरफ है या नेगेटिव एक्सिस, क्योंकि दोनों वेलोसिटीज हमने यहाँ पे राइट की तरफ दिखाई हुई, आप देख सकते हैं। तो ये दोनों वेलोसिटीज जो हैं, जो ब्लू में है, ये दोनों पॉजिटिव। आई होप इट्स क्लियर, ठीक है। इसकी बेसिस पे आपके पास फ्रिक्शनल लॉसेस आर कंसीडर्ड इन इक्वेशन। क्या हो रहा है ये क्या हो रहा है? चलो मेरे यहाँ से जो भी हो ले रहा था वो ठीक हो गया। चलो सिस्टम नींद बड़ी आ रही है, देखो चले। कोई नहीं, सो सकते हो यार, मैंने एक्चुअल क्लास में सोने से नहीं रोका, तो ये तो खैर। तो क्योंकि ये एक बहुत ही कह लो ठंडे टॉपिक्स हैं सर, क्या चीज, बहुत ठंडे टॉपिक्स हैं। नींद आ रही है, सही कह रहे जुनेद। यार कह तो सही है, पर क्या करें,
ऊपर से खाना भी खाया अभी तो बस। इसलिए हम चाहते हैं कि इसको जल्द से जल्द खत्म करें। खैर, कमिंग बैक टू दिस, फ्रिक्शनल लॉसेस को हम नेग्लिजिबल कंसीडर कर रहे हैं फॉर दिस इंस्टेंस। एक्चुअली दे आर नॉट नेग्लिजिबल, बट अगेन फॉर सिंप्लीफिकेशन हम इनको फिलहाल नेग्लिजिबल कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि हम ओवरऑल अभी जो रिलेशन डेवलप करेंगे ना, वो हम आइसेंट्रोपिक प्रोसेस के लिए करेंगे। अगेन अलजेब्रिक मैनिपुलेशन है जिसमें आपको जाने की जरूरत नहीं है। आप ये ब्रैकेट्स 1 2 3 ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे, आपके पास डिफरेंट टर्म्स आएंगी, उसमें कुछ ऐसी टर्म्स होंगी डेल्टा वी स्क्वायर टाइप, अगेन जिसमें 2 डेल्टाज आ रहे हैं, उनको हम निगलेक्ट कर देंगे। और फर्दर मोर जो ये रो ए सी है, एज पर दिस इक्वेशन दिस रो ए सी इज इक्वल टू रो प्लस डेल्टा रो ए दिस, इसको हम इस इक्वेशन में डालें और सॉल्व करें, which is pure algebraic mathematics, तो हमारे पास in the end ये रिजल्ट आ जाती है, ये इक्वेशन आ जाती है। इन दोनों की लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो हम दोनों की राइट हैंड साइड को इक्वेट कर सकते हैं और हमारे पास ये इक्वेशन आ जाती है। और ये इक्वेशन आ जाती है जो कि आप लोगों ने कहीं देखी होगी कि जो वेलोसिटी है वो डिपेंड कर रही है रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी के अंडर रूट पे। ओपन चैनल फ्लोस में जो हमने वेव इक्वेशन मैंने स्किप करवा दी थी आपको, उसमें भी हमने मेनली इसी तरह किया था, क्वांटिटेटिव इक्वेशन यूज की थी, फिर मोमेंटम इक्वेशन यूज की थी, उसकी बेसिस पे वेव स्पीड निकाली थी। ये भी वेव स्पीड ही है और वो भी वेव स्पीड ही थी, ठीक है, पर वो ओपन चैनल फ्लो में वेव स्पीड थी जिसमें फ्री सरफेस भी थी। ये मीडियम में प्रेशर की या वेव स्पीड है जिसमें आपके पास ओपन क्या कहते हैं सॉरी फ्री सरफेस नहीं है, बट डेरिवेशन दोनों की सेम एनालॉजी पे। फ्लो इज, अगर हम अब मजीद फ्लो को एडियाबैटिक एज्यूम करें, वो भी हम एज्यूम कर सकते हैं क्योंकि स्पीड ऑफ साउंड इतनी तेज है कि जनरली कंट्रोल वॉल्यूम में से हीट जब ये कंप्रेस और एक्सपेंड हो रही होती है ना, तो टेम्परेचर चेंज हो रहा होता है, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ हीट ट्रांसफर, पर वो जनरली इतना फास्ट हो रहा होता है क्योंकि स्पीड ऑफ साउंड अच्छी खासी है कि कुछ खास हीट ट्रांसफर नहीं हो पाती इस कंट्रोल वॉल्यूम से सराउंडिंग में, तो इसलिए हम इसको एडियाबैटिक भी एज्यूम कर सकते हैं। पहले हमने इसे विस्कस लॉसेस या फ्रिक्शन लॉसेस को हमने निगलेक्ट कर दिया था, यानी एक आइडियल प्रोसेस है, कोई रिवर्सिबिलिटी नहीं है, फिर हम इसको एडियाबैटिक भी एज्यूम कर रहे हैं, तो ये ओवरऑल आइसेंट्रोपिक हो गया। फर्दरमोर इन द लिमिट डेल्टा पी अप्रोचेस 0, हम डेल्टा को पार्शियल के साइन से रिप्लेस कर सकते हैं और हमारे पास ये इक्वेशन आ जाती है। स्पीड ऑफ साउंड फॉर एन आइसेंट्रोपिक कह सकते हो फ्लो या कंट्रोल वॉल्यूम हमारे पास इस इक्वेशन से मिलता है। अगेन सम अलजेब्रिक मैनिपुलेशन, हमें पता है आइसेंट्रोपिक फ्लो के लिए ये इक्वेशन है, इसको मैं रीअरेंज करके यूं लिख सकता हूं मैं, आप इसको खुद से भी देख सकते हैं। अल्टीमेटली हमारे पास जो इक्वेशन आती है उस पर हम बात करते हैं। Putting this we get this, ठीक है, C is equal to under root RTK for isentropic process. R is a constant for a gas, K is a constant for a gas. तो किस चीज पे स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड कर रही है? सिर्फ टेम्परेचर पे, ठीक है, फॉर एन आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। एक्चुअली जो साउंड ट्रेवल करती है वो बिल्कुल आइसेंट्रोपिक नहीं होती, तो इसमें कुछ मार्जिन ऑफ एरर है, but it gives very accurate, very reasonable results. Furthermore आप देख सकते हैं R की डिफरेंट हाइड्रोजन की R की वैल्यू, हीलियम की R की वैल्यू, एयर की R की वैल्यू, ये K की वैल्यूज हैं। तो आप देख सकते हैं, लेट्स से हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो स्पीड ऑफ साउंड किस में ज्यादा होगी, हाइड्रोजन, और अगर हम एयर का कंपैरिजन करें तो हाइड्रोजन में ज्यादा होगी। हाइड्रोजन में ज्यादा होगी। तो इस बेसिस पे हम स्पीड ऑफ साउंड का ना कंपैरिजन कर सकते हैं। इलास्टिक मॉडुलस इज डिफाइंड एज दिस। इलास्टिक मॉडुलस आप लोगों ने मैकेनिक्स ऑफ मशीन, मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल्स में पढ़ा होगा, यू हैव एन आइडिया व्हाट इट इज।
तो फॉर इट इज डिफाइंड एज दिस, और फर्दर मोर हम स्पीड ऑफ साउंड के लिए एक इक्वेशन ये भी यूज कर सकते हैं कि वो इलास्टिक मॉडुलस और डेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है। तो डिफरेंट इक्वेशन जिसमें दिस इज द मोस्ट इजीएस्ट टू अंडरस्टैंड कि वो फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली है, स्पीड ऑफ साउंड। और अगर हम इलास्टिक मॉडुलस की बेसिस पे देखें तो इलास्टिक मॉडुलस और ये बाय डेंसिटी की जो रेशियो है जनरली हमें लिक्विड्स की एयर या उससे ज्यादा मिलेगी गैस से। तो इसलिए स्पीड ऑफ साउंड इन जनरल इज हायर इन लिक्विड्स देन इन गैसेस। सॉलिड्स में जो स्पीड ऑफ साउंड है उसको आप इसके थ्रू नहीं कर सकते फाइंड आउट, क्योंकि जितना भी एनालिसिस है इट इज फ्लूइड बेस्ड एनालिसिस which is not applicable to solids। तो ये हो गया। अब हमारे पास आ जाती है कैटेगरीज ऑफ कंप्रेसिबल फ्लोज। ये है कोएफिशिएंट ऑफ ड्रैग ऑफ अ स्फीयर विद मार्क नंबर एंड रेनॉल्ड नंबर। ठीक है, ये रेनॉल्ड नंबर है और ये मार्क नंबर है। आप देख सकते हैं जब मार्क नंबर 0.8 से ज्यादा है तो वो इंडिपेंडेंट ऑफ रेनॉल्ड नंबर है। सही, कोएफिशिएंट ऑफ ड्रैग इज अ फंक्शन ऑफ मार्क नंबर ओनली। जब मार्क नंबर 0.8 से बढ़ जाता है, आप देख सकते हैं ये रेनॉल्ड नंबर है एक्स एक्सिस पे। और ये सारे हाई स्पीड फ्लोज हैं, ये एक्सिस 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा, ये 2 × 10⁵ यानी 2 लाख से स्टार्ट हो रहा है। ये सारे हाई स्पीड फ्लोज की हम बात ही कर रहे हैं। मार्क नंबर 0.3 का ये कर्व है, 0.5 का ये है, 0.6 का ये है, 0.7 का ये है। तो आप देख सकते हैं जिस तरह मार्क नंबर बढ़ता जा रहा है तो डिपेंडेंस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ ड्रैग ऑन मार्क नंबर इंक्रीज होती जा रही है एज कंपेयर टू रेनॉल्ड नंबर। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास जब हाई स्पीड फ्लोज होते हैं तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक श्योर कि हम मार्क नंबर जो कोएफिशिएंट ऑफ ड्रैग में क्या कह लें वेरिएशन डालता है उसको हम लाजमी कंसिडर करें। सिर्फ हम रेनॉल्ड नंबर बेस्ड वेरिएशन कंसिडर नहीं कर सकते। अब मार्क नंबर इज मार्क नंबर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ साउंड। रेनॉल्ड नंबर इज इक्वल टू रो इनटू स्पीड ऑफ फ्लूइड इनटू कोई भी कैरेक्टरिस्टिक लेंथ आपकी हो गई, स्फीयर के केस में d है, डिवाइडेड बाय विस्कोसिटी। अगर मैं मार्क नंबर चेंज करना चाहता हूँ या रेनॉल्ड नंबर चेंज करना चाहता हूँ तो एक अप्रोच तो ये मैं वेलोसिटी चेंज करूँ, पर आप देख सकते हैं वेलोसिटी से मार्क नंबर भी चेंज हो रहा है, रेनॉल्ड नंबर भी चेंज हो रहा है। तो मैं ऑफिशियली भी आप लोगों को ये असाइनमेंट कर दूंगा साइन, बट आप लोगों की जो नेक्स्ट असाइनमेंट है वो ये है। अब ये आप देख सकते हैं इस ग्राफ को बनाने के लिए ना आपको लेट्स से रेनॉल्ड नंबर को कांस्टेंट रख के मार्क नंबर को चेंज करना पड़ा होगा, या मार्क नंबर कांस्टेंट रख के आपको रेनॉल्ड नंबर को चेंज करना पड़ा होगा। तो एक्चुअली आप ये कैसे कर सकते हैं कि आप इनमें से किसी एक को कांस्टेंट रख के दूसरे को चेंज करें, और इसके लिए आप दो तरीके से फाइंड कर सकते हैं। एक तो ऑफ कोर्स गूगल आप करेंगे, अपना दिमाग लड़ाएंगे। दूसरा जो आप लोगों ने करना है, आपकी प्रायोरिटी जो 1 है, ये बुक की फिगर है। जो बुक में जो भी फिगर्स होती है ना उसके साथ एक रेफरेंस दिया होता है। आपको वो रेफरेंस बताएगा कि बुक ने ये ग्राफ या ये डाटा कहाँ से उठाया। आप उस रेफरेंस को ढूंढेंगे, फिर आप उस रेफरेंस में इस फिगर पे जाएंगे, हो सकता है उसने भी मजीद ये कहीं से उठाया हो। तो ये जो चेन ऑफ रेफरेंसेस है आपने इसको फॉलो करना है, और आपने एक्चुअल वो रेफरेंस फाइंड करना है जिसने ये पहली दफा ये डाटा जनरेट किया था। ये एक्सपेरिमेंटल डाटा एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू हुआ हुआ है, और आपने देखना है कि उसने वो एक्सपेरिमेंट किस तरह परफॉर्म किए थे कि उसने मार्क नंबर को कांस्टेंट रख के रेनॉल्ड नंबर को चेंज किया और रेनॉल्ड नंबर को कांस्टेंट रख के मार्क नंबर को चेंज किया। पहली प्रायोरिटी आपकी ये है, जो क्लोजेस्ट जाएगा उसके उतने ज्यादा मार्क्स होंगे। दूसरी प्रायोरिटी ये है कि अगर आप उस रेफरेंस को नहीं ढूंढ पाते तो आप अपना दिमाग लड़ाएं और गूगल से करके भी अगर आप मुझे सही जवाब दे देंगे तब भी आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि पहली और मिलेंगे मार्क्स, ऐसा नहीं है कि कोई भी नहीं मिलेंगे, but very priority is follow the chain of references, and second priority is
यूज गूगल एंड योर ओन ब्रेन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, क्लियर है? सर कितने के ग्रुप में करनी है? ये असाइनमेंट है, एक के ग्रुप में। इंडिविजुअली करनी है? अच्छा। मेरे तरफ से इंडिविजुअली करनी है, आगे आप अपने ओन पे देख लो कितने बंदों का ग्रुप बनाना है आपने, ठीक हो गया सर। जिस तरह करते हो ऑनलाइन असाइनमेंट्स। जी सर। ठीक है, चलो यार आज के लिए इतना ही। मैं थोड़ा मजीद पढ़ाना चाहता था बट टाइम ऑलमोस्ट खत्म हो रहा है। एक 40 मिनट वाला भी सर हाँ, कोर्स थोड़ा सा कम नहीं हो सकता सर? यार ऑलरेडी कोर्स जहाँ से स्क्वीज हो रहा है मैंने किया हुआ है। बाकी आपके जो 5 चैप्टर है सर। जो फाइनल एग्जाम है ना, उसके लिए हम कुछ टॉपिक वाइज कर सकते हैं सिलेक्शन। यस सर। हाँ वो कर लेंगे। 5 चैप्टर है सर। पहले लेकिन सबसे पहले कोर्स खत्म होगा, मैं पेपर बनाऊंगा, देन आई विल बी एबल टू टेल यू कि क्या। वैसे पढ़ना तो तुम लोगों ने वो वीकेंड पे ही है ना, मंडे को पेपर है फ्लूइड का। यस सर। तो पहला फ्लूइड का ही है सर। हाँ तो लेकिन वही बात है, ये कोर्स खत्म होगा और पेपर बनेगा, उसके बाद मैं आपको कुछ बता पाऊंगा। सर पेपर किस टाइप का होगा हमारा? यार ये जब पेपर बनेगा तब भी बताऊंगा, अभी मैंने भी डिसाइड नहीं किया एग्जैक्टली किस तरह का पेपर होगा। इट्स वेरी सर वो एक कंफ्यूजिंग। मॉक एग्जामिनेशन वाला सिस्टम आया हुआ है, वो होगा हमारा मॉक एग्जामिनेशन? यार एक मिनट, ये बस लग ये एंड हो गया, मैं दोबारा स्टार्ट करने लगा मीटिंग और उसमें इस पे भी और मजीद कोई क्वेश्चन है उस पर भी बात करते हैं, ठीक है?